हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल। एंड आज हम शुरू करेंगे विद चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस पर्सनालिटी वाले कंपोनेंट पे रहेगा। ऑल्दो सेल्फ इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बट मेजर फोकस हमारा पर्सनालिटी पे रहेगा इस चैप्टर में। सो वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग सेल्फ। ई सेल्फ होता क्या है? Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, feelings about themselves. तो क्या मतलब है इसका कि सेल्फ का क्या मतलब होता है? सेल्फ मतलब हम खुद, राइट? तो हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस मतलब जो हमें पता है कि हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, जो हमारे मतलब थॉट्स है, जो प्रोसेसेस है, वो सारी फीलिंग्स हमारे खुद के बारे में, किसी और के बारे में नहीं, हमारे खुद के बारे में। तो सेल्फ इज लिमिटेड टू आवर ओन सेल्फ, कि हम कैसे हैं एंड हमारे बारे में हमको क्या क्या पता है। दैट इज सेल्फ। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिख के आना है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको याद करने का तरीका यही है, कॉन्शियस फाइट करके, ऐसे FITE, की फीलिंग्स, ideas, thoughts and experiences. Conscious fight is the self is the totality of individuals' conscious fight about themselves. ऐसे याद कर सकते हो if you want to. Then coming to personality. Personality को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिफाइन करा था. Personality is the relatively stable pattern of behavior that makes an individual unique across different situations. तो personality क्या होता है कि इंडिविजुअल का खुद के मतलब behavioral patterns जो उसको अलग बनाता है, जो उसको दूसरे बंदे से डिस्टिंक्ट करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो पर्सनालिटी वाले पे भी लागू होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। जो सेल्फ होता है वो पर्सनालिटी का ही पार्ट होता है। तो ऐसे नहीं है कि ये दोनों चीजें आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, देन कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब जो सेल्फ होता है ना, उसका एक ड्यूअल स्टेटस है। ड्यूअल स्टेटस मतलब क्या होता है कि वो दो तरीके से देखा जा सकता है, एक एज अ सब्जेक्ट एंड एक एज एन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में भी हमने देखा हुआ है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सेम अंडरस्टैंडिंग आप इसमें भी डालो। सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जो मतलब कोई चीज कर रहा है, वो कोई एक्ट कर रहा है, या फिर वो नोअर की तरह जाना जाता है कि जिसको चीजें पता है, जो वो चीज कर रहा है। वेयरएज ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो इफेक्ट हो रहा है, मतलब हम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो हम कहेंगे सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। बट अगर हम कोई चीज कर रहे हैं खुद से तो दैट इज सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। जैसे आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी, दिस इज सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं खुद ये चीज कर रही हूँ। सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट कैसी होएगा? आई गेट हर्ट वेरी इजिली, आई गेट इल वेरी इजिली, कि मुझे बहुत जल्दी चोट लग जाती है, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तो मैं किसी चीज से, मुझे किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं किसी चीज से अफेक्ट हो रही हूँ। तो दैट इज सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन मूविंग अहेड, आइडेंटिटीज का भी बात करते हैं हम। आइडेंटिटीज एक सेल्फ का ही मतलब सेल्फ से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी दो टाइप की हो सकती है, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, कैपेबिलिटीज एंड बिलीव्स। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? जो हमें लिंक करती है ग्रुप के साथ, सच एज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस और अ रीजनल कम्युनिटी। इसका क्या मतलब हो गया? मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या होगी? आई एम पलक, आई एम अ गर्ल, आई लाइक टू डांस, दिस इज माई पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होगी? आपके रिलीजियस एफिलिएशंस की, आई एम अ हिंदू, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई ये सारी चीजें, आई बिलोंग टू अ फेमिनिस्ट ग्रुप। तो वो आपकी एक आपको लिंक कर रही है कम्युनिटी के साथ, एक सोसाइटी के साथ, एक ग्रुप के साथ। सो दैट इज सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास की दो काइंड ऑफ सेल्फ है। फर्स्ट इज द पर्सनल सेल्फ एंड सेकेंड इज सोशल और रिलेशनल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ भी होता है बट वो हम पर्सनल के अंदर ही मतलब उसको कंसिडर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होएगा? जिसका मेन फोकस होएगा आपकी बायोलॉजिकल नीड्स पे, सेक्सुअल डिजायर्स पे, खाने पे, पीने पे, ये सारी चीजों पे। पर्सनल सेल्फ का फोकस किस पे होएगा? पर्सनल सेल्फ का फोकस होएगा पर्सनल फ्रीडम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड अचीवमेंट पे। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल ओरिएंटेड है कि हमें जो चीजें करनी है, कि हमें पर्सनल फ्रीडम चाहिए, हमें खुद अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है ना, हमें अचीवमेंट ओरिएंटेड बनना है, मतलब अपने लिए चीज अचीव करनी है। वेयरएज जब हम सोशल या रिलेशनल सेल्फ की बात करते हैं तो यहाँ पे फोकस जाते हैं कोऑपरेशन पे, सैक्रिफाइसेस पे एंड सोशल रिलेशनशिप्स पे, कि हम रिलेशनशिप्स कैसे बना रहे हैं और उन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हम कोऑपरेट करेंगे, हम कुछ चीजें सैक्रिफाइस भी करेंगे एंड तभी मतलब हमारा एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप बन पाएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ। उसके बाद हम आ जाते हैं
कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ के कुछ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल मतलब जैसे हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उसके हिसाब से भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं सेल्फ के। पहली चीज जो होती है दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द वे वी परसीव आवर ओन कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। एंड इसको ज्यादातर हम पॉजिटिव या नेगेटिव के उसमें देखते हैं कि आई एम गुड एट मैथ्स, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू मैथ्स, कि मैथ के लिए मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अच्छा हूँ मैथ्स में। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ आई एम बैड एट मैथ्स, तो उसमें मैं क्या हो जाएगा, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है मैथ्स की अपनी एट्रीब्यूट्स या कॉम्पिटेंसीज के बीच पे। सो दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर हमें किसी भी इंसान का जानना है तो उसका सबसे मतलब इजी वे होता है कि आप सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स करो, कि आप इंसान से खुद पूछो कि ठीक है आपके हिसाब से आप इस कैटेगरी में कैसे बिलोंग करते हो। सो दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। देन वी हैव सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज अ पर्सनल जजमेंट ऑफ आवर ओन वैल्यूज और वर्थ। तो अपनी खुद की सेल्फ वर्थ पता हो कि यार मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, अपनी खुद की वर्थ पता है कि इस सिचुएशन में मेरी ये वर्थ है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। कुछ लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है। लेट्स से हम सोशल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हायर सेल्फ एस्टीम कैसे दिखेगा कि आई एम लव्ड बाय एवरीवन, कि सारे मुझे प्यार करते हैं, सारे मुझे चाहते हैं एंड आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी। तो वो होएगा कि आपका हाई सेल्फ एस्टीम है सोशल गैदरिंग्स पे। एट द सेम टाइम आपका लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है सोशल गैदरिंग्स पे, कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं पार्टी में जाती हूँ तो मैं इनविजिबल ही हूँ। सो दैट इज लोअर सेल्फ एस्टीम। एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो ये है कि बाय द एज ऑफ 6 to 7 हमारा सेल्फ एस्टीम फॉर्म हो जाता है इन एरियाज लाइक एकेडमिक्स एंड सोशल कॉम्पिटेंस। इसमें और भी चीजें आती है कि एकेडमिक्स हो गया, सोशल कॉम्पिटेंस हो गया, एथलेटिक कॉम्पिटेंस हो गया एंड फिजिकल अपेयरेंस, कि इनको लेके भी आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है बाय द एज ऑफ 6 to 7। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि वार्म पॉजिटिव पेरेंटिंग फॉस्टर्स हाई सेल्फ एस्टीम। अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ही अफेक्शनेट तरीके से, बहुत ही अच्छा मॉडरेट लेवल का इंटरफेरेंस के साथ मतलब बड़ा कर रहे हैं, तब तो आपका हाई सेल्फ एस्टीम होएगा। बट अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो आपको हर चीज में टोकते हैं और आपको खुद कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेने नहीं देते, आपको हर चीज उनसे पूछ के ही करनी पड़ती है, तो रिसर्चर्स का कहना ये है कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा एंड बढ़ेगा नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को अपनी ऑटोनॉमी दो, मतलब उनको फ्रीडम दो, जो उनको करना है करने दो। मतलब ऑब्वियसली आप उनको गाइड करो, बट ऐसा नहीं कि सारे डिसीजंस आप ही ले रहे हो उनके बिहाफ में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सेल्फ एस्टीम का। देन वी हैव सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था बैंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। एंड इट इज द बिलीफ इन one's ability to control life's outcome। इसका क्या मतलब है? सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब हम खुद अपनी लाइफ को गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आके हमें रूल कर रही है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर किसी को स्मोकिंग करने की लत है या फिर अल्कोहल पीने की लत है और उनकी सेल्फ एफिकेसी हाई है और उनको एक दिन समझ आ गया कि नहीं यार स्मोकिंग एंड अल्कोहल मेरे लिए बहुत खराब है, मुझे वो छोड़ना है, नो मैटर हाउ मुझे छोड़ना है, तो वो अगले दिन से ही उसको छोड़ देंगे बिकॉज उनका कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर। बट अगर किसी की सेल्फ एफिकेसी लो होगी वो नहीं छोड़ पाएगा। लो सेल्फ एफिकेसी का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट्स से आपके एग्जाम से कम नंबर आए और आप कहोगे अरे यार मैंने अपना वो लकी वाला पेन यूज नहीं कर रही थी इसलिए मेरे नंबर कम आए। तो इसमें कैसे क्या पता चल रहा है कि आपका खुद का कंट्रोल नहीं है लाइफ के ऊपर, उस पेन के हिसाब से आपके नंबर आएंगे वरना नहीं आएंगे। सो दैट इज सेल्फ एफिकेसी। Then coming to self-regulation. Self-regulation is the ability to monitor and change behavior based on environmental demands. कि जो जो हमारी सिचुएशंस हमसे डिमांड कर रही है, फिर जिस हिसाब से हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज हो जाना और अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? डेफरिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। डेफरिंग का क्या मतलब होता है? उसको मतलब लेट करते रहना कि नहीं यार अभी नहीं करूंगी, बाद में करते करते वो बाद कभी आना नहीं चाहिए। सो दैट इज डेफरिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जैसे जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको ना एक बहुत हाई फील होता है वो एकदम से पी के। बट अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है और आपको पता है कि नहीं यार दिस इज वेरी हार्मफुल, आप रुक जाओगे, आप कहोगे नहीं कल पीऊंगी, फिर कल कहोगे नहीं कल पीऊंगी, ऐसे कर करके ना आप उसको टालते रहोगे। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल करने की ना कुछ टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर, सेकंड इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट।
ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व करा कि मैं अल्कोहल पी रही हूँ और फिर स्मोक कर रही हूँ, दैट इज रॉन्ग फॉर माई हेल्थ, दैट इज ऑब्जर्वेशन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, मैं कहूंगी कि नहीं, आज से लेके मतलब फॉर द नेक्स्ट 15 days मैं स्मोक नहीं करूंगी, दैट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं ना, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल इन सबको लेके, वो एकदम से नहीं छोड़ सकते, राइट। तो सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि आपने 15-20 दिन अगर अल्कोहल नहीं पी, तो अब उसके बाद इतना सा पी लोगे अल्कोहल अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए, बट वो जो लेवल ऑफ अल्कोहल है वो आप बाय टाइम कम करते रहोगे एंड इवेंचुअली वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपका अल्कोहल इनटेक। दैट इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट, क्या आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू कल्चर एंड सेल्फ, कि डिफरेंट कल्चर्स में सेल्फ को कैसे देखा जाता है। पहला वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स एंड इंडिविजुअलिस्टिक होती है। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है ऐसे करके बनाया हुआ है ट्रायंगल, कि ये इंडिविजुअल है एंड ये ग्रुप है, और ये बहुत ही क्लियरली मतलब इनके बीच में डिस्टेंस एक मेंटेन होता है एंड ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। कि आप बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे ना, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा आपको दिखेगी, जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड लोगों को लिटरली अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा ना अलग रहते हैं, बहुत ही उनमें डिस्टेंस है। बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, तो वहां पे हमें शिफ्टिंग बाउंड्रीज दिखेगी वेयर सेल्फ कैन फ्यूज विद द ग्रुप और कॉस्मोस, ऑफन कलेक्टिविस्टिक एंड हार्मोनियस। तो इसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम है कि ये इंडिविजुअल है और ये ग्रुप है, और ये मतलब कहीं ना कहीं ये जो एरिया है यहाँ पे मिलते रहते हैं। जैसे आप अपने घर में भी देखोगे, पर्सनल स्पेस तो होती नहीं हमारे पास, कभी भी कोई भी आपके रूम में आ सकता है, कभी भी कोई भी आपके रूम में आके कुछ भी आपको बोल सकता है एंड आपका कोई इसमें अब रोक नहीं सकते उनको, क्योंकि एक तो आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट है हमारे इसमें ज्यादा होता है इंडियन पर्सपेक्टिव में, मतलब इंडियन कल्चर्स में, कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे ना, वेस्टर्न कल्चर्स में देखोगे तो वो अपने मम्मी पापा को नाम से भी बुलाते हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कॉलिंग देम बाय देयर नेम्स, राइट। तो ये आपको दिखाता है कि वो एक हारमोनियस को एग्जिस्टेंस होती है, मतलब हम बड़े अच्छे खासे इन्वायरमेंट में बड़े पीसफुली साथ में रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं हर जगह होते हैं, बट अगेन हमारी जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है वो बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो बाउंड्रीज है, मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप की जो बाउंड्रीज है वो कोइंसाइड करती रहती है, वो मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अलग अलग एंटिटीज की तरह एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर होएगा, एंड अगर कोई भी डाउट है अभी सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट से, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू पर्सनैलिटी, तो पर्सनालिटी की हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस है एंड पहली अप्रोच जो हम पढ़ेंगे दैट इज द टाइप अप्रोच। अब टाइप अप्रोच क्या होती है, टाइप अप्रोच ना एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है एंड इसमें हम इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करते हैं टाइप्स के बेसिस पे। टाइप्स का मतलब आप समझ लो कि बिहेवियर, जैसा वो बिहेव करते हैं ना उसके वे में हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो आप ऐसे हो, और अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो आप ऐसे हो, आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। तो कैटेगराइजेशन होता है बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, बहुत ही ऊपर ऊपर से, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर दैट यू एग्जिबिट, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी जो दी थी वो हिपोक्रेट्स ने दी थी, एंशियंट थ्योरी है एंड यहाँ पे उन्होंने डिवाइड करा था लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या ह्यूमर्स, इसको ह्यूमर्स भी कहते हैं हम। एंड उन्होंने 4 कैटेगरीज दे दी थी, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलंकोलिक एंड कॉलेरिक। इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद चरक संहिता पे आ जाते हैं, दिस इज एन आयुर्वेदा का ट्रिटाइज है एंड इन्होंने क्लासिफाई करा था लोगों को ऑन द बेस ऑफ 3 दोष, कि 3 दोष होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करा था, दैट इज वत, पित्त एंड कफ। इसकी भी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देन कमिंग टू त्रिगुणा, ये भी आयुर्वेदा चरक संहिता से ही आया है कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व का क्या मतलब होता है कि क्लेanलीनेस, ट्रूथ, इस सारी चीजों पे ज्यादा फोकस है। रजस का क्या मतलब, वो राजा वाले वर्ड से आता है कि डिजायर, मटेरियलिस्टिक डिजायर होएगी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ही ज्यादा आप एक हिसाब से समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा कैपिटलिस्ट होंगे एंड ये सारी चीजें।
तमस क्या होता है? तमस इज एंगर, लेजीनेस, डिप्रेशन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें ज्यादा दिखते हैं। तो ये जो तीनों गुण है ना, ये हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, बट एक गुण की डोमिनेंस होगी जो आपके बिहेवियर में दिखेगा। लेट्स से अगर आप में सत्व बहुत, मतलब सत्व का जो गुण है वो डोमिनेट कर रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा ना सच्चा बोलने, सच्चा मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रुथफुल हो गए, बहुत सच बोलोगे, बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखोगे अपने आसपास को, नॉट ओनली फिजिकली बट आपका मन भी साफ होएगा, सब कुछ होएगा। ऑल्दो ये सारे गुण प्रेजेंट होते हैं, बट एक ही गुण है जो बहुत ही डोमिनेट करेगा एंड वो आपके बिहेवियर में दिखेगा। ठीक है। देन वी हैव शेल्डन की अप्रोच। शेल्डन ने मतलब पर्सनालिटी टाइप दिया था बेस्ड ऑन बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट। तो उन्होंने तीन चीजें, मतलब तीन पर्सनालिटी टाइप दिया था। फर्स्ट वाज एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? इनका बॉडी बिल्ड होएगा फैट एंड दे वुड बी वेरी सोशिएबल, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होंगे, बातचीत करते रहेंगे, बड़े हंसी मजाक वाले होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे। दैट इज एंडोमॉर्फिक। देन वी हैव मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक होंगे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्ड, जैसे आपकी पूरी जिम वाले वो लोग होते हैं ना, वैसी। एंड दे विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी करेजियस, ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। देन एक्टोमॉर्फिक क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फिक होंगे थिन, मतलब बहुत ही दुबले पतले से। एंड इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि ये इंट्रोवर्ट होंगे, शाय होंगे एंड बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होंगे। ठीक है। तो ये शेल्डन की अप्रोच थी। देन हम आ जाते हैं कार्ल यूंग की अप्रोच पे। उन्होंने ग्रुप करा था लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा शाय होंगे, सोशली विड्रॉन होंगे, ये सारी चीजें, मतलब ज्यादा बातचीत करने में उनका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सट्रोवर्टेड क्या होंगे? जो बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग होंगे, उनको मजे आते हैं लोगों से बात करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, ये सारी चीजें। ठीक है। देन हम आ जाते हैं लास्ट अप्रोच पे जो टाइप की है। अ, उसमें फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दो टाइप्स दिए थे, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट हमेशा जल्दी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी ये चीजें हो जाए, बस खत्म हो ये चीजें, राइट। तो बहुत ही ज्यादा हरी में रहते हैं, बट मोटिवेटेड बहुत होते हैं, और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या फिर मुझसे होएगा नहीं, या फिर ये सारी चीजें उनके थॉट्स आते रहते हैं। एंड इन्होंने क्या करा था, फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने, इन्होंने पर्सनालिटी टाइप्स को ना डिजीजेस के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने कहा कि जो टाइप ए वाले होंगे ना, दे विल बी प्रोन टू हार्ट डिजीजेस या फिर बीपी की प्रॉब्लम से उनको, मतलब उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन टाइप बी पर्सनालिटी की होती है कि जो भी टाइप ए के ट्रेस थे वो एब्सेंट होंगे, मतलब लो इन मोटिवेशन होंगे, लेजी होंगे, लेथार्जिक होंगे, वो सारी चीजें। देन टाइप सी पर्सनालिटी प्रोन टू कैंसर होती है, एंड इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव, मतलब अपनी बात नहीं रख पाते, जो कोई कहेंगे ठीक है, हो जाएगा, ऐसे होते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि टाइप सी जो है वो किसने दिया था? बिकॉज वो फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दिया था, वो किसी और ने दिया था, तो वो कमेंट करो। ठीक है। देन एक टाइप डी पर्सनालिटी भी होती है, जिनका प्रोन होता है, वो डिप्रेशन से प्रोन होते हैं, मतलब उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। विद दिस वी फिनिश द टाइप अप्रोचेस। अब हम आ जाते हैं ट्रेट अप्रोचेस पे। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट, अब आप समझ लो कि टाइप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था एंड ट्रेट बहुत ज्यादा नैरो, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। लेट्स से टाइप में अगर उन्होंने बोल दिया, अगर हम यूंग की वो क्लासिफिकेशन ले ले कि इंसान बहुत इंट्रोवर्टेड है, ट्रेट वाले कहेंगे कि ठीक है वो इंट्रोवर्टेड तो है, बट उसके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या वो शाय है? क्या वो विड्रॉन है? क्या वो सोशली एक्सक्लूडेड रहता है? ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रेट अप्रोचेस वाले बताएंगे। ठीक है। पहली थ्योरी जो इसमें हम पढ़ेंगे एल्पर्ट की है, गॉर्डन एल्पर्ट की। उन्होंने तीन ट्रेट्स दिए थे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल होते परवेसिव गोल्स। परवेसिव गोल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गोल्स जिसके अराउंड हमारी पूरी लाइफ मतलब बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंस। तो जब भी हम गांधी जी को पिक्चर करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? नॉन वायलेंस। तो वो उनका कार्डिनल ट्रेट था, उसके अराउंड ही उनकी पूरी लाइफ मोल्ड थी, उसके अराउंड ही उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हो रहे थे। देन कमिंग टू सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर जनरल डिस्पोजिशंस, एंड ये मतलब बहुत ही ज्यादा जेनेरिक चीजें होती है जो आप जॉब रिकमेंडेशंस में लिखते हो, या फिर टेस्टिमोनियल्स में लिखते हो कि अच्छा ये इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वार्म है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ये सेंट्रल ट्रेट्स हो जाते हैं।
एंड सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं इंसान की प्रेफरेंसेस, कि उसको क्या पसंद है। जैसे हम गांधी जी के लिए कह सकते हैं उनका सेकेंडरी ट्रेट होगा कि उनको खादी पसंद थी, तो वो उनका सेकेंडरी ट्रेट हो जाता है, जो उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सेकेंड थ्योरी पे, दैट इज रेमंड कटाल। उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स दिए थे एंड सरफेस ट्रेट्स की उन्होंने बात करी थी। सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं? सोर्स ट्रेट्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनालिटी, कि जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई करे थे कि ये 16 ट्रेट्स है जो लोगों में प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। फिर उन्होंने सरफेस ट्रेट्स की भी बात करी थी, ऑल्दो इतने डिटेल में उन्होंने सरफेस ट्रेट्स की बात नहीं करी थी, मेजर फोकस उनका सोर्स पे ही था। बट सरफेस ट्रेट्स का क्या मतलब होता है? जो आउटवर्डली विजिबल होते हैं, जो हम लोगों को दिखते हैं। कि अगर किसी का सोर्स ट्रेट ये है कि वो इंट्रोवर्टेड है, तो उसका सरफेस ट्रेट क्या होगा? जो हमें दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा शाय है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने में ही रहता है। सो दो ज्यादा सरफेस ट्रेट्स जो इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट से इमर्ज करता है। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटिस्टिकल मेथड यूज करा था, फैक्टर एनालिसिस, ये 16 सोर्स ट्रेट्स लाने के लिए। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। देन लास्टली हमारे पास आइजिंग की थ्योरी है। आइजिंग की थ्योरी में उन्होंने 3 डायमेंशन दिए थे, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन एंड साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस सोशलिबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? न्यूरोटिक लोग वो होते हैं जो इमोशनली ना बहुत ही ज्यादा, मतलब उनका कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस के ऊपर, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, बहुत ज्यादा टची होते हैं, बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं। वेयरएज इमोशनली स्टेबल लोग वो होते हैं जो बहुत ही काम इवन टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन हमें पता है क्या होता है। साइकोटिसिज्म एंड सोशबिलिटी क्या होता है? साइकोटिक लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होस्टाइल होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल होते हैं। सोशबिलिटी क्या होएगा? उसका ऑपोजिट, की बहुत ज्यादा सोशल होंगे, हंसी मजाक से सबसे मिलते हैं, ऑल दैट स्टफ। सो ये हमारी होगी टाइप अप्रोचेस खत्म। ठीक है, तो ये जो हमारे मेजर 2 चंक्स थे अब खत्म हो चुके हैं। बिफोर वी मूव टू द मेजर चंक ऑफ द चैप्टर दैट इज साइकोडायनामिक, आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि आपको अगर किसी भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के प्रीमियम नोट्स चाहिए, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे एंड दे आर लाइक वेरी वेरी नाइस नोट्स। उसको अगर आप पढ़ के चले जाओगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन या सीयूईटी, विल बी डन। आपको एनसीईआरटी खोलने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने वो नोट्स देख लिए। तो वो आपको नोट्स की लिंक्स मिल जाएगी बायो में, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, सॉरी नॉट द बायो, चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आप उससे वो परचेज कर सकते हो। ओके, then moving ahead with psychodynamic approaches, psychodynamic approach हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड सबसे पॉपुलर नाम है साइकोलॉजी में, ऑल्दो उनके बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, बट अगेन ही इज वेरी वेरी पॉपुलर। ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, वो फिजिशियन थे, बट उन्होंने साइकोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है। सबसे पहली चीज जो उनकी कंट्रीब्यूशन में आ जाती है, दैट इज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे कॉन्शियसनेस के, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में हम टोटली अवेयर है, जो हमें पता है, पूरा पूरा पता है। जैसे हमें अपना नाम पता है, हमें हमारा बर्थडे पता है, तो दैट इज हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट, हमारी कॉन्शियस का पार्ट। देन हम आ जाते हैं प्री कॉन्शियस पे। प्री कॉन्शियस ऐसी चीजें होती है कि जिन पे हम ध्यान दें तो हमें याद आ जाएगी। लेट्स से अगर मैं पूछूं कि आपने कल खाने में क्या खाया था, तो ये आपके दिमाग में रेडिली अवेलेबल तो नहीं है, बट जब आपने सोचा कि अरे यार मम्मी ने कल क्या बनाया था, तो आपको याद आ गया। सो दैट इज प्री कॉन्शियस। फिर उन्होंने बात करी थी अनकॉन्शियस की। अनकॉन्शियस क्या होती है? ये ऐसी चीजें होती है जो हमें याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग में एग्जिस्ट भी करती है। तो यहाँ पे मतलब अनकॉन्शियस जो है, ये सबसे ज्यादा मतलब फोकस करा था फ्रॉइड ने। उन्होंने सारी चीजें इसी से रिलेटेड बनाई है अपनी थ्योरी में, और उनका मानना ये था कि जो भी प्रॉब्लम हम अपनी लाइफ में मतलब फेस करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस। कि अनकॉन्शियस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सही से रहने नहीं दे रही। तो इनकी जो थेरेपी भी थी, उसका भी मेजर फोकस अनकॉन्शियस पे ही था, कि जो अनकॉन्शियस डिजायर्स है उसको हम कॉन्शियसनेस पे लाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दिया था। उन्होंने 3 स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, विच इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है और उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब इड आप ऐसे समझ लो, एक जिद्दी बच्चा है जिसको जो चीज उसने जब मांग ली उसको वो चाहिए ही चाहिए, दैट इज इड। ईगो क्या होता है? ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल एंड वो पेशेंट एंड रीजनेबल है। कि इड अगर जिद्दी बच्चा है कि
मुझे अभी के अभी चीज चाहिए। ईगो वो ऐसा बच्चा होएगा जो इड को समझाएगा कि भाई काम डाउन, कुछ नहीं होता, अभी हम ले लेंगे, इतनी जल्दी क्या उस चीज को लेने की, अगर हम कल भी ले लेंगे तो चल जाएगा। सो ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमें कैसे चीजों से डील करना चाहिए। देन वी हैव सुपर ईगो। अब सुपर ईगो को आप ऐसा बच्चा समझ लो जो मम्मी पापा से पूछे बिना कोई चीज नहीं करता। तो मॉरल ब्रांच पे फोकस करता है, एथिकल फंक्शनिंग पे, कि अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो पहले जाएगा अपनी मम्मी के पास और कहेगा कि मम्मी मैं ये चीज ले लूं। उसकी मम्मी, अगर उसकी मम्मी कहेगी कि हाँ ले लो, तभी वो चीज लेगा, एंड अपनी मम्मी को मैं भी साथ ही लेके आए वो चीज दिलवाने के लिए। तो सुपर ईगो वैसा बच्चा है। सो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। देन उन्होंने बात करी थी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द वेज टू रिड्यूस एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। तो कभी कभार ना हमारी रियलिटी में या फिर हमारी रियल लाइफ में ऐसी चीजें हो रही होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा टेंशन देती है, हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल या एंशियस फील करवाती है। तो वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं ताकि हमें एक एस्केप मिल जाए। अगर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम बहुत ही मतलब कॉशियसली यूज करें तो हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, बट ये जब अनकंट्रोलेबली हम यूज कर लेते हैं ना तो तब प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो अनकॉन्शियस होती है ना, वो बिल्कुल डिसमिस कर देती है वो आइडिया को, तो हमें याद ही नहीं रहता कि ऐसी कोई चीज हुई थी हमारे साथ। ठीक है, दैट इज अनकॉन्शियस। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे खुद के जो ट्रेट्स है ना हम किसी और पे एट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, किसी और पे डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुस्से वाली हूँ, मैं कहूंगी कि मेरा दोस्त गुस्से वाला है। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरे में गलती है, मैं दूसरे पे वो बात डाल दूंगी कि नहीं तेरे में गलती है, मेरे में कोई गलती नहीं है। दैट इज प्रोजेक्शन। डिनायल क्या होता है कि आप बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हो, बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हो कि ऐसी आपके साथ कोई चीज हुई भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या फिर एड्स वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ही बहुत देखा जाता है कि वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं अपनी इलनेस को कि नहीं मुझे कैंसर है ही नहीं, मुझे एड्स है ही नहीं। दैट इज डिनायल। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि जो आपकी रियलिटी है, जो आपके मतलब ऑनेस्ट ओपिनियंस या थॉट्स है, आप उसके ऑपोजिट थॉट्स को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है जो मैं, मेरे जो सच्चाई है, अगर वो बाहर आ गई तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा था कि अगर किसी की बहुत ही ज्यादा हाई सेक्सुअल अर्जेस है तो वो प्रीस्ट बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी अर्जेस को मिनिमाइज करके दिखाएगा अगर वो प्रीस्ट की पोजीशन पे चला जाएगा। सो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अनरीजनेबल क्या कहते हैं, अनरीजनेबल फीलिंग्स को रीजनेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने अपने किसी टेस्ट में वो फेल हो गया तो वो कहेगा कि इसलिए मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पास मेरा लकी पेन नहीं था। तो यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी की बात आ जाती है कि अगर आपके सेल्फ एफिकेसी लो होएगा ना तो आप बहुत रैशनलाइज करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी लाइफ के ऊपर, तो लेट्स जस्ट रैशनलाइज, किसी और पे बात डाल देते हैं कि मेरा पेन नहीं था ना इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है फ्रॉइड की, दैट इज द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्कर आता है इससे। तो उन्होंने 5 स्टेजेस की बात करी थी, ओरल, एनल, फैलिक, लिटेंसी एंड जेनाइटल। अब यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि इन्होंने ना ये बहुत ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ की सारी इन्होंने स्टेजेस बनाई थी। तो ये बात करते हैं प्लेजर सीकिंग पॉइंट्स की, कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे हमें प्लेजर मिल रहा है। तो पहला जो स्टेज है दैट इज ओरल। तो वहां पे उनका फोकस था माउथ पे, कि कैसे हमें मुंह से, बच्चे को मुंह से कैसे प्लेजर मिलता है। तो कैसे प्लेजर मिलता है? फीड करते हैं तो प्लेजर मिलता है, थम्स अप करते हैं तो प्लेजर मिलता है, बैबल करते हैं तो प्लेजर मिलता है। तो दैट इज ओरल स्टेज, कि जब हमें प्लेजर मिलता है हमारे माउथ से। देन हम आ जाते हैं एनल स्टेज पे। एनल पे हमारा फोकस कहाँ चले जाता है? एनस पे। तो जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो जब हम उनको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं तब उनको ना बहुत ही ज्यादा, फ्रॉइड के हिसाब से उनको बहुत मजा आता है अपने बाउल्स मूव करने में। तो वो वहां से उनको मतलब एनस से उनको प्लेजर मिलने लग जाता है। दैट इज द एनल स्टेज। देन द फैलिक स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। फैलिक पे हमारा फोकस चला जाता है जेनिटल्स पे। बच्चों को ये समझ आने लग जाता है कि मेल्स एंड फीमेल्स पे कुछ तो डिफरेंस है, एंड दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स।
तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, लड़कों में इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इडिपस कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि जो लड़का है ना उसको मतलब अपनी मम्मी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है एंड अपने पापा के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। बट जब उसको ये समझ आ जाती है कि नहीं भाई मेरे पापा तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, उनमें ज़्यादा मतलब उनकी जो पोज़ीशन है वो बहुत हायर है मेरे कंपैरेटिवली, तो वो रियलाइज़ करने लग जाता है कि नहीं मेरा और मेरी मम्मी का जो प्यार है वो इधर तक ही लिमिटेड है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। तो अगर इसका रेज़ोल्यूशन हो जाए वेरी गुड, अगर ना होए तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है आगे जाके भी, ठीक है? देन आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो फीमेल्स में होता है, लड़कियों में होता है। तो ये भी सेम चीज़ होती है बट थोड़ा-सा डिफरेंस होता है कि लड़कियाँ जो होती है ना वो सिंबॉलिकली अपने पापा से के साथ शादी कर लेती है। उनको लगता है कि मेरी मेरे पापा के साथ शादी हो चुकी है एंड मैं अपना घर-बार उसी हिसाब से चला रही हूँ। बट जब उनको ये पता चलता है कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी मेरे पापा के साथ शादी हो जाए, तो वो क्या करने लग जाती है, वो अपनी मम्मी की तरह एक्ट करने लग जाती है। वो अपनी मम्मी की तरह बैठने लग जाएगी मतलब बैठने लग जाएगी, तैयार होने लग जाएगी, काम करने लग जाएगी जस्ट टू गेन हर फादर्स अटेंशन। तो दैट इज़ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं लेटेंसी स्टेज पे। लेटेंसी स्टेज वो स्टेज होती है जो आपकी प्यूबर्टी से पहले वाली स्टेज है। तो यहाँ पे आपकी सेक्सुअल अर्जेस जो होती है वो इनएक्टिव होती है, वो यहाँ पे काम नहीं करती। आपका मेजर फोकस किस चीज़ों पे होता है? सोशल एक्सपेंशन पे, एकेडमिक्स पे, अपने फ्रेंड ग्रुप एक्सपैंड करने में, अम, और बाकी सारी चीज़ें जो स्कूल लाइफ में करते हो उन सारी चीज़ों पे आपका फोकस चला जाता है। देन हम आ जाते हैं जेनिटल स्टेज पे व्हिच इज़ द लास्ट स्टेज। यहाँ पे फोकस अगेन हमारे जेनिटल्स पे आ जाता है एंड यहाँ पे हम एक मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि ठीक है देयर इज़ डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो डिफरेंस होते हैं, हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस हो जाता है हमारा दूसरे सेक्स के लोगों के साथ। तो यहीं पे फीलिंग्स आने लग जाती है दूसरे जेंडर को लेके, रिलेशनशिप्स फॉर्म्स होने लग जाते हैं। दिस इज आफ्टर यू हिट प्यूबर्टी कि आपको ये सारी चीजें रियलाइज होने लग जाती है, ठीक है? नाउ कमिंग टू पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। तो फ्रॉइड से ही इन्फ्लुएंस्ड होके कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, कुछ ऐसे रिसर्चर्स है जिन्होंने अ, खुद की मतलब आइडियाज या थ्योरीज बनाई थी। इन्होंने फ्रॉइड से इंस्पिरेशन ली बट इनका जो आइडिया या अंडरस्टैंडिंग था वो फ्रॉइड से बहुत डिफरेंट था। इन्होंने सेक्सुअल अर्जेस पे इतना फोकस नहीं करा, इन्होंने ईगो के एक्सपेंशन पे फोकस करा कि हम रियलिटी में देखें ना क्या हो रहा है, हमें अनकॉन्शियस से क्या लेना देना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, हम उससे क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो इनका फोकस था रियलिटी पे कि अभी इस समय क्या हो रहा है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हमारे पास कार्ल युंग है। कार्ल युंग ने फोकस करा था एम्स एंड एस्पिरेशंस पे एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स। तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इनका फोकस था एम्स एंड एस्पिरेशंस पे कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे क्या एम्स है, मेरी क्या एस्पिरेशंस है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ पे। एंड उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का क्या मतलब होता है? ऐसी अनकॉन्शियस मतलब जो हमारे बैक ऑफ द माइंड है बट हम इतने अवेयर नहीं है, जो सब में एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एंड क्या ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या हो सकता है? आर्केटाइप्स होते हैं। आर्केटाइप्स का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ मदर ऑफ नेचर। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखाई नहीं जाती पर से, हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है। एंड कार्ल युंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है उससे अवेयर होए, क्योंकि जब तक हम इन अनकॉन्शियस से अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारी पूरी कम्युनिटी में एक हारमोनियस को एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो अगर हमें पूरी दुनिया के साथ एक यूनिटी बना के रखनी है, एक हारमोनियस एग्जिस्टेंस बना के रखनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को रिकग्नाइज करें एंड आर्किटाइप्स को मतलब रिकग्नाइज करें and उसके हिसाब से ये अपनी रिलेशनशिप्स वगैरह बनाए, ठीक है? सो दिस इज दैट। Now coming to Karen Horney. Karen Horney was a female psychoanalytical analyst and उन्होंने फोकस करा था मेजरली ऑन वुमेन, क्योंकि जो फ्रॉइड का परसेप्शन था ना और फ्रॉइड की जो अंडरस्टैंडिंग थी वुमेन को लेके वो बहुत ही ज्यादा खराब थी एक हिसाब से। उन्होंने इतना वुमेन पे फोकस ही नहीं करा था, तो उन्होंने चैलेंज करा फ्रॉइड की अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन पे। एंड एक जो स्पेसिफिक चीज उन्होंने फोकस करी थी दैट वाज बेसिक एंजाइटी, जो डिस्टर्ब चाइल्डहुड रिलेशनशिप से कॉज होती है। तो कैरन हॉर्नाई का मानना ये था कि अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा मतलब पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, बहुत ही ज्यादा मतलब
इंडिफरेंट होएंगे, उनसे नफरत करते होएंगे, तो बच्चे के अंदर बेसिक एंजाइटी आ जाती है, मतलब बहुत बेसिक लेवल की एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है, जो बाद में जाके बेसिक हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। उसका क्या मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट्स को हेट करने लग जाते हो, आपको पसंद नहीं आते आपके पेरेंट्स अब, एंड उसके चक्कर में हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। तो कैरन हॉर्नाय ने उस पे फोकस करा था। देन एल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी थी। इनका फोकस था सिर्फ इंडिविजुअल पे, कि बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं। एंड इन्होंने फोकस करा था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनका मानना ये था कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे हमारी लाइफ में हमें ऐसी फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट इनफ, एंड इनके हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील दैट, बिकॉज उसके बाद ही आप मतलब उससे ऊपर उठ पाओगे। तो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हर कोई फील करता है, पूरी दुनिया में हर कोई फील करेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रिजॉल्व करना, क्योंकि अगर आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे तो साइकोपैथोलॉजी या मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। देन हम आ जाते हैं एरिक फ्रॉम पे। एरिक फ्रॉम ने एक सोशल ओरिएंटेशन दी थी, इन्होंने फोकस करा था सोसाइटी पे। इनका मानना ये था कि ह्यूमन सोशल बीइंग है, तो हमें फोकस करना चाहिए सोसाइटी पे, कि सोसाइटी कैसे इनकलकेट करती है पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक फ्रीडम, ट्रूथ एंड जस्टिस। तो बहुत सोशल ओरिएंटेशन दी इन्होंने। लास्टली हमारे पास एरिक एरिक्सन थे, इनके बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो इन्होंने व्यू करा था डेवलपमेंट को एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फोकस्ड ऑन ईगो आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इन्होंने ईगो को बहुत सेंट्रल पोजीशन दी थी, एंड इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की इन डेप्थ बात करी थी, कि कैसे जब हम अडोलेसेंस की एज में आते हैं तो कुछ ना कुछ क्राइसिस हो जाता है हमारी आइडेंटिटी को लेके, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम है क्या। तो उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू सम अदर अप्रोचेस। पहला इज बिहेवियरल अप्रोचेस। बिहेवियरल अप्रोच में क्या है? बिहेवियरल अप्रोच में हम फोकस करते हैं लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस रीइंफोर्स्ड बाय द एनवायरनमेंट। क्या मतलब है इसका? कि यहाँ पे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कि कैसे एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच की सबसे मेन बात ये है कि ये मानते हैं कि पर्सनालिटी ऐसी कुछ नहीं है जो हमारे दिमाग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे अनकॉन्शियस, वो नहीं है। पर्सनालिटी ट्रेट्स वो चीजें होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं एंड जो डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो फ्रॉइड ने दिए थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इनका मानना ये था कि जो चीजें दिखती है वो ही पर्सनालिटी बनाती है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं कल्चरल अप्रोच पे। कल्चरल अप्रोच यही है, पर्सनालिटी एज एन अडेप्टेशन टू द इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ अ ग्रुप। इकोलॉजी की क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जगह के जहाँ पे आप रह रहे हो, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हिली रीजन है, क्या है, एंड उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक मेंटेनेंस की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस ग्रुप का, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी। तो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइबल एरियाज का एंड एग्रीकल्चरल एरियाज का। तो इन्होंने बात करे कि ट्राइबल एरियाज में पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या क्या चीजें मतलब ज्यादातर दिखती है। इंडिपेंडेंट होंगे लोग, ऑटोनमस होंगे लोग, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे। वेराज अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे बात करते हैं तो वहाँ पे ओबीडियंस हमें ज्यादा दिखेगी, रिस्पेक्ट ज्यादा दिखेगी, नर्चरेंस ज्यादा दिखेगी। तो हर कल्चर के अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। देन कमिंग टू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब इनका एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है ह्यूमंस को लेके, इनको लगता है ह्यूमंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने मेजरली बात करी थी कैसे ह्यूमन बीइंग्स एक फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल है, जिनका मेजर फोकस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है, कि हम फुल्ली फंक्शनिंग पीपल हैं। हमारा काम ये है कि हम अपने गोल्स को अटेन करें, उसको मेंटेन कर पाए, एंड मतलब हम बहुत ज्यादा गोल गोल डायरेक्टेड है, एंड हम अडेप्ट करना सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। एंड हमारा मेजर फोकस इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि बिल्कुल टॉप ऑफ द पिरामिड हमें पहुंचना है। ठीक है, फिर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था रियल एंड आइडियल सेल्फ का। रियल सेल्फ है जो हम है इन रियलिटी जो है, आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों में ये आपका रियल सेल्फ है और ये आपका आइडियल सेल्फ है, कॉन्ग्रुएंट है ये, मतलब दोनों सेम लाइन पे बैठ रहे हैं, तो सब कुछ हैप्पी है। बट अगर आपका रियल सेल्फ ये और आपका आइडियल सेल्फ इधर है तो सब कुछ अनहैप्पी हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो विश कर रहे हो कि आप हो वो आप बन पाओ। तो अगर आप वो नहीं बन पा रहे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, एंड आपकी मतलब हर चीज में आपकी सेल्फ एफिकेसी कम हो जाएगी, सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है।
एंड इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें क्लाइंट के हिसाब से थेरेपी करनी है, अपने हिसाब से नहीं करनी, एंड उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। नो मैटर वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ बता रहे हैं, हमें उनको बस पॉजिटिवली ही देखना है, नेगेटिव देना ही नहीं, उनको नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करनी। अब्राहम मास्लो ने बात करी थी हायरार्की ऑफ नीड्स की, जो हम लास्ट मतलब क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि हमारा जो ह्यूमंस का टेंडेंसी है वो सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए, कि अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच कर पाए। सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ कमिंग टू असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि हम पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं, जिसमें हम खुद अपने बारे में बताते हैं, कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी या फिर आपको कोई चीजें बताई जाएगी, उसमें आपको टिक करना होगा या फिर रेट करना होगा। दैट इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो पहली चीज, पहला यहाँ पे मेथड है MMPI, विच इज हम मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये हाथवे एंड मैकिनली ने दिया था, एंड इसको यूज करा जाता है साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए। देन वी हैव EPQ, विच इज आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जो आइजिंग ने दिया था। यहाँ पे वो 3 डायमेंशंस जो है, इंट्रावर्जन, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सोशेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म, ये मेजर होता है। एंड देन वी हैव 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है, जो रेमंड किटेल ने दिया था, एंड इसमें 16 सोर्स ट्रेट्स जो है वो मेजर करी जाती है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, सोशल डिजायरेबिलिटी एंड एक्यूसेंस। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है, कि जब आपको खुद बताना पड़ता है ना, तो आप वैसे बताते हो जो आपको लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप एक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। एंड एक्यूसेंस क्या होता है, कि बहुत बार ये देखा जाता है कि जो पार्टिसिपेंट है ना, वो यस 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 पे टिक कर देता है। दैट इज एक्यूसेंस। ठीक है। देन आ जाते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इनडायरेक्टली असेस करते हैं हमारी अनकॉन्शियस को यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रॉइड के आइडिया से रिलेटेड है, कि आपको बहुत ही कोई अनस्ट्रक्चर्ड सा स्टिमुलाई, मतलब आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये कुछ ऐसा बना के दे दिया और आपसे पूछेंगे ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हो, तो ये सब कुछ पूछेंगे। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई से आपका अनकॉन्शियस जानने की कोशिश करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है रोशाज इंकब्लॉट टेस्ट। रोशाज इंकब्लॉट टेस्ट हरमन रोशाद ने दिया था। उसमें ऐसे ही कुछ इंक ब्लॉट से, मतलब इंक से कुछ ब्लॉट्स बना देते हैं, कोई पिक्चर्स बना देते हैं, एंड पूछा जाता है कि इसमें आप क्या देख रहे हो, और जो चीज आप इसमें देखोगे वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। देन वी हैव द थीमेटिक ई परसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक ई परसेप्शन टेस्ट दिया था मॉर्गन एंड मिरे ने। एंड इसमें क्या होता है कि पिक्चर्स होती है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जिसमें पिक्चर्स में कुछ ना कुछ बना होता है। जैसे ये 2 इंसान है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पिक्चर से पहले क्या हो रहा था, इस पिक्चर के दौरान क्या हो रहा है, और इस पिक्चर के बाद क्या होएगा। तो आपको पूरी एक स्टोरी बनानी पड़ती है, कि हिसाब से कि अच्छा इस पिक्चर से पहले ये हो रहा था, अब ये हो रहा है, इसके बाद ये होएगा। देन वी हैव रोजनबेग्स PF स्टडी, विच इज द पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो इसमें आपको बहुत ही कोई फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन दिखाई जाएगी, और आपको बताना पड़ेगा कि आप इससे कैसे डील करोगे। देन वी हैव द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सेंटेंस दे देंगे, जो इनकम्प्लीट होएगा उसको आपको कंप्लीट करना है। आई एम डैश, माई फादर इज डैश, माई मदर इज डैश। तो जो आप इसमें वर्ड डालोगे ना, वो आपके अनकॉन्शियस को दिखाएगा। देन लास्टली वी हैव द ड्रॉ पर्सन टेस्ट। तो इसमें आपको एक पर्सन बनाना पड़ता है, कि आपने ये एक इंसान बना दिया। तो ये जो आप इंसान बनाओगे ना, ये डिपिक्ट करेगा कि कैसे आप चीजों को देखते हो। इसकी जो ट्रेनिंग होती है या फिर जो इसकी स्कोरिंग है, इंटरप्रिटेशन होती है, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। तो ड्रॉ पर्सन टेस्ट में स्पेसिफिकली अगर आपके फेशियल फीचर्स नहीं बन रखे, जैसे मैंने इसमें फेशियल फीचर्स नहीं बनाया, तो ये क्या बताता है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। देन हमारे पास अगर आपने नेक पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है, तो ये बताता है कि आपका मतलब आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस होती है। देन लास्टली हमारे पास कुछ बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक्स है। फर्स्ट इज इंटरव्यू, कि आप इन्फॉर्मेशन सीख करते हो 1-to-1 बेसिस पे। ये स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड होता है जब आपका क्वेश्चन प्री प्लान है, कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे। अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है कि जो प्लान नहीं है, कि आप कभी भी कुछ भी पूछ लेते हो। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंसान को जो आपका पार्टिसिपेंट ऑफ इंटरेस्ट है। देन वी हैव बिहेवियरल रेटिंग। बिहेवियरल रेटिंग क्या होता है, कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, उनको बोला जाएगा कि कुछ कुछ डायमेंशंस में इस इंसान को रेट करो। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी में इसको रेट करो, कि क्रिएटिविटी में पलक कैसी है, 1 to 5 के बीच में बताओ। इंटेलिजेंस में पलक कैसी है, 1 to 5 के बीच में बताओ।
तो ये रेट करने को बोला जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। एक तो होता है हैलो इफेक्ट एंड दूसरा होता है मिडिल कैटेगरी बायस। हैलो इफेक्ट तो होता है हम एक फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के हिसाब से पूरी पर्सनालिटी बना लेते हैं। लेट्स से हमें पता चला कि एक लड़की एलएसआर से पढ़ रही है, तो हम कहेंगे अरे यार ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट होगी। तो हमने एक ही एस्पेक्ट देखा उस लड़की का कि वो एलएसआर से पढ़ रही है, उसके बेसिस पे पूरी हमने एक उसकी पर्सनालिटी की जजमेंट बना दी कि ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट होगी, तो दैट इज रॉन्ग। मे बी वो कुछ और सर्कमस्टांसेस, मे बी वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही गई हुई है और उसके एग्जाम में स्कोर इतने अच्छे ना हुए, तो एकेडमिक इंटेलिजेंस मे बी उसमें ना हुई। सो दैट इज हैलो इफेक्ट कि एक चीज के बेसिस पे हम अजम्पशन बना लेते हैं पूरी पर्सनालिटी पे। मिडिल कैटेगरी बायस क्या होता है, जैसे मैंने आपको 1 to 5 में से रेट करने को बोला, आप 3 रेट करोगे, आप सब में 3 रेट कर दोगे, दैट इज मिडिल कैटेगरी बायस। देन वी हैव नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में भी ये होता है जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बोला जाएगा, लेट्स से बोला जाएगा कि अगर आपको किसी के साथ मैथ्स पढ़नी है तो आप किसके साथ पढ़ोगे, तो वो एक जने का नाम देगा कि ठीक है मैं पलक के साथ पढ़ूंगी। बट पूछा जाएगा कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है आप किसके साथ पढ़ोगे, तो वो किसी और का नाम दे देंगे। तो वो नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्टली वी हैव सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है कि आपको सिचुएशंस दी जाती है एंड देखा जाता है कि आप उससे कैसे डील करोगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा यूज्ड जो टेस्ट है दैट इज स्ट्रेस सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाएगी एंड आपके आसपास जो लोग होंगे जो उस मतलब उसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे, उनको बोला जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा अनकोऑर्डिनेटेड रहना, इनकी कोई बात मत मानना और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देना उस इंसान को जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो वो सिचुएशन से कैसे डील करता है वो इसमें हमें असेस करके पता चलता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो बंदा कैसे डील कर रहा है। ठीक है, विद दिस वी फिनिश द सेकंड यूनिट, सेकंड चैप्टर। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।